हेलो बच्चों, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीसी क्या है? आप जो एनसीसी जॉइन करना चाहते हो, उनको एनसीसी जॉइन करने के बाद क्या-क्या कार्य करने होंगे? एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इस एनसीसी को जॉइन करने के बाद आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? और एनसीसी में हम लोग कैसे जॉइन कर सकते हैं? तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं, जो यहाँ पर मैं वीडियो में एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करना है आपने कि आपको एनसीसी को पूरे मन से, पूरी लगन से पार्टिसिपेट करना है भर्ती में और फिर आपको उसको अकॉर्डिंगली जॉइन करना है यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा-सा समरी अब बता देता हूँ कि एनसीसी क्या होता है? एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यानी ये हमारी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत कैडेट्स को यानी स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का। ये हमारी तीनों सेनाओं से मिलके बनी होती हैं और ये हमारे एनसीसी का लोगो होता है और जो मोटो होता है एनसीसी का वो एकता और अनुशासन होता है, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता है। जिसका मुख्य कार्य है कि हम पूरे भारत के अंतर्गत सभी को एक सूत्र में बाँधना चाहते हैं, यानी कि हम सब एक हैं। हम क्योंकि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ऐसा कोई भी देश नहीं है दुनिया के अंदर जहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी हो जो हमारे भारत में है, फिर भी हम एकजुट हैं। तो एनसीसी भी यही काम करता है, इनको प्रेरित करता है कि हम सभी एकजुट होकर रहें, वही हमारे राष्ट्र की सबसे अच्छा योगदान होगा और हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एनसीसी के बारे में और डिटेल। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एनसीसी तीनों सेनाओं का एक अंग है, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स तीनों को लेकर बनाया गया है। तो हमारा रेड कलर होता है वह इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो एनसीसी के लोगों के अंतर्गत जो हमारा रेड कलर है, ये इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा डार्क ब्लू कलर यानी डीप ब्लू कलर है, वो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा हल्का नीला कलर है, वो हमारा इंडियन एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी भारत की जो मिलिट्री है, यानी जो तीनों सेना है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही इंडियन आर्मी को, इंडियन एनसीसी को बनाया गया है, यानी कि इन तीनों के योगदान से इसको बनाया गया है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो अंदर ये आपका लोटस बने हुए हैं, ये टोटल 17 लोटस होते हैं एनसीसी फ्लैग के अंतर्गत। अगर हम इनको काउंट करें जो येलो कलर के हैं 17 लोटस हैं, जो हमारे डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टरेट का मतलब होता है कि स्टेट को कौन कंट्रोल करता है। तो स्टेट जैसे हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो डायरेक्टरेट है, लखनऊ डायरेक्टरेट है, यूपी डायरेक्टरेट है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो ऐसे यूपी हो गया, ऐसे एक उत्तराखंड हो गया, ऐसे एक आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो ऐसे करते-करते हमारे सभी स्टेट्स को यानी टोटल जो इंडिया के स्टेट्स हैं, उन सबको 17 भाग में डिवाइड किया गया है। स्टेट्स तो ज़्यादा हैं, तो कुछ स्टेट का कंबाइन करके एक डायरेक्टरेट बना दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एक डायरेक्टरेट है। तो ऐसे ही जो आपके मेघालय, मणिपुर में उनका एक डायरेक्टरेट है। तो ऐसे करके टोटल 17 डायरेक्टरेट बनाए गए हैं जो इस एनसीसी को स्टेट के अंदर कंट्रोल करता है। और जो आप ये 2 पॉइंट देख रहे हैं, 2 बिंदी देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी 2 ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जो एनसीसी की होती हैं। एक आपकी नागपुर में, महाराष्ट्र में है, कामठी में और दूसरी हमारी ग्वालियर के अंतर्गत आती है। तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा फ्लैग का इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई। अब हम जानते हैं कि एनसीसी के अंतर्गत क्या मुख्य चीज़ें जो एक कैडेट को सीखनी है, जो एक कैडेट सीखता है। तो एनसीसी जो हमारी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी हमारे जो स्टूडेंट है, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो अभी कॉलेज, स्कूल, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। उन सभी को ही जॉइन कराया जाता है और उन सबको राष्ट्र के प्रति जो उनकी फीलिंग्स है, उनको बताया जाता है, उनके कर्तव्य उनको बताए जाते हैं और उनको उस तरह का एक एक्सपोज़र दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकें, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकें। जो हमारी करंट स्ट्रेंथ है एनसीसी के अंदर, वो लगभग 15 लाख कैडेट की है। उसमें से सबसे ज़्यादा आर्मी की है, लगभग 80% आर्मी है और बाकी 20% में नेवी और एयर फोर्स विंग आते हैं। हमारे कॉलेज के अंतर्गत आर्मी से एनसीसी बिलॉन्ग करती है, कुछ कॉलेज के अंदर एयर फोर्स या नेवी से भी बिलॉन्ग कर सकती है। इसके अलावा जो मुख्य एम होता है एनसीसी का, वह लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना होता है, डिसिप्लिन को डेवलप करना होता है और कैडेट के अंदर यानी स्टूडेंट के अंदर एक सर्विस, एक नेशन के प्रति उसकी भावना को जागृत करना होता है, जिससे कि वो देश के प्रति समर्पित हो। तो ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के डाउट होते हैं कि सर हमें तो फौज के अंदर जाना नहीं है, हमें तो मिलिट्री में जॉब ही नहीं करनी है, हमें तो एक प्राइवेट जॉब करनी है, एक प्राइवेट कंपनी में जाना है, तो एनसीसी में क्या करूँ लेके? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल एनसीसी उन्हीं कैंडिडेट के लिए बनी है जो फौज या आर्मी में जाना चाहते हैं, वो एक इसका पार्ट है। लेकिन एनसीसी के अंतर्गत जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, जो आपके अंदर गुण है, उनको डेवलप करने का आपको मौका मिलता है, जो आपका इंडस्ट्री के अंदर भी काम करता है। आप इसके अलावा एसएससी की किसी जॉब में जा रहे हो, वहाँ पर भी आपको इसके अंदर जो क्वालिटी आपकी डेवलप होंगी, आपकी जो पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे आपको ये मौका मिलता है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस-किस तरह से आपको ये मौके मिलते हैं, कैसे आपको कैंप करने का मौका मिलता है, क्या-क्या बेनिफिट्स आपके होते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बात जान लें कि कितने हमारे जो स्टेट हैं, जो 17 डायरेक्टरेट मैंने बताए हैं, उनके अंदर कितने कैडेट अभी एनरोल्ड हैं। ये लास्ट ईयर का डेटा है, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो, तो लगभग इतने कैडेट हर स्टेट के अंतर्गत एनरोल्ड हैं। तो यूपी के अंदर आप देख सकते हो लगभग हमारी 1,38,432 यानी 138,432 कैडेट्स अब इस समय लगभग एनरोल हैं। थोड़ी बहुत संख्या बढ़ी गई होगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो हर स्टेट की अपनी अलग-अलग संख्या, अपनी अलग-अलग क्वांटिटी है। देन हम लोग बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदु विशेष ध्यान आकर्षण जो सभी कैडेट को ध्यान में रखने हैं।
यानी जो भी कैंडिडेट एनसीसी को जॉइन करेगा, उस कैंडिडेट को अपनी एनसीसी क्लास के अंतर्गत या एनसीसी परेड के अंतर्गत 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनकी अटेंडेंस 75% से कम होगी, उनको एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में या सी सर्टिफिकेट में बैठने नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप सभी को जो भी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देंगे, उसको अटेंडेंस के साथ-साथ में एक कैंप भी करना होगा। कम से कम 1 कैंप करना होगा, ज़्यादा वो 2 या 3 कितने भी कर सकता है, बट कम से कम 1 कैंप उसको करना होगा। ये कैंप आपको बता दिए जाएँगे, कब ये कैंप होंगे और ये कैंप आपके 10 दिन के, कम से कम 10 दिन का आपका ये कैंप होगा, जो आपका, अगर आप सीएटीसी या एटीसी कर रहे हो, यानी सीएटीसी का मतलब होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये आपका यूनिट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ये आपके जहाँ पर आपका कॉलेज है, जैसे हमारा कॉलेज मेरठ में है, तो मेरठ के आस-पास एरिया में लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंप भी होते हैं जो बाहर जाते हैं। तो उसमें आपकी इच्छा है, आपकी विलिंग है, आप जाना चाहते हो, आपके अंदर वो मौका लेना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, इसमें मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एक कैंप जो आपका होगा, वो आपको ज़रूर करना होगा। ऐसे ही जब आप बी पास कर लेंगे, फिर आप सी में आएँगे, सी सी सर्टिफिकेट करेंगे। सी सर्टिफिकेट के लिए आपकी सेम कंडीशन है कि आपको एक कैंप करना अनिवार्य होगा और एक आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी। तभी आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। यदि आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करते, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा एनसीसी से और आपके ऊपर फाइनेंशियली पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अब दूसरी बात देखते हैं कि एनसीसी से कब निकाला जा सकता है। तो पहला, कोई भी कैडेट यदि अनुशासनहीनता करता है, जैसे भी मैंने बताया, एनसीसी का जो पहला उद्देश्य क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो यदि आप यूनिटी डिसिप्लिन के साथ ही खिलवाड़ करते हो, तो आपको एनसीसी से बाहर कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो कैडेट खुद से एनसीसी छोड़ देंगे, ऐसा भी होता है कि कुछ कैडेट बाद में, पहले तो जोश जोश में ले लेते हैं एडमिशन, लेकिन बाद में खुद छोड़ देते हैं कि देखते हैं कि इसमें तो हमें भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, मेरे तो बस का नहीं है करना। तो जो कैडेट ऐसा करते हैं, उन सभी को ये ध्यान रखना है कि उन सबको जब एनसीसी से बाहर निकाला जाएगा, तो उनको आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा। आर्थिक रूप से दंडित करने का मतलब होता है कि जब आप एनसीसी की क्लास या परेड करते हो, तो आपको हर परेड के दौरान आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, जिसका अभी के समय में जो कीमत है, ₹15 की कीमत का आपको लगभग लमसम अमाउंट दिया जाता है। कुछ खाने के लिए दिया जाता है जब आप परेड कर लेते हैं, जब एनसीसी क्लास आप कर लेते हो। तो जितनी भी आपने परेड कर रखी है, वो सभी आपको वापस लौटानी होंगी, वो सभी पैसे आपको वापस लौटाने होंगे। दूसरा, कि अभी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लेके आई है कि जितने भी कैंडिडेट अब एनसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के अकाउंट में ₹3800 जा रहे हैं, यानी ₹3800। इसका मुख्य पर्पज़ है कि आप अपनी यूनिफ़ॉर्म तैयार कर सकें, आप अपनी क्लॉथिंग तैयार कर सकें, आप अपने शूज़ ले सकें एनसीसी वाले, आप अपने टी-शर्ट ले सकें, या अपने यूनिफ़ॉर्म के ऊपर लगने वाले तमाम तरह के आपके बैचेज़ हैं, वो आप परचेज़ कर सकें। ब आप अपनी बैरेट कैप है, उनको आप परचेज़ कर सकें, सॉक्स परचेज़ कर सकें, उसके लिए आपको ₹3800 दिए जाते हैं, जब आप एनसीसी जॉइन कर लेते हैं। तो यदि आप एनसीसी छोड़ते हो, तो ये भी आपको वापस करने होंगे। तभी आपको अपने कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूट से नो ड्यूज़ का सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा और तभी आप अपने कॉलेज को छोड़ पाएँगे। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट सीरियस होंगे या विलिंग होंगे, वही एनसीसी को जॉइन करेंगे। जो ऐसा, जिनको लगता है कि मैं बाद में छोड़ दूँगा या मेरे बस का नहीं है करना, ऐसे कैंडिडेट ना पार्टिसिपेट करें। बाकी विलिंग रहें, हिम्मत रखें, तो सब आप ये अपना कार्य कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा हम जान लेते हैं कि इसकी क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीसी जॉइन करने के अंतर्गत आपको शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, इनकी फिजिकल ट्रेनिंग आपको मिलती है, जैसे कैंप आपका लगेगा, आपके परेड होंगे, उनके अंदर फिजिकल प्रशिक्षण होगा, ड्रिल आपकी होंगी, आपकी पीटीज़ होंगी, जिसमें आपको पुशअप्स होंगी, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होंगी, जिसमें आपका बॉडी मजबूत होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली उतनी टफ नहीं होती है, जितनी आर्मी की ट्रेनिंग के अंतर्गत होती है या पुलिस की ट्रेनिंग के अंतर्गत होती है, उसका लगभग 10 टू 20% ही यहाँ पर होता है। तो ऐसा नहीं, इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हमारा बहुत कुछ यहाँ पर हमें दौड़ाया जाएगा, भगाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब आपके कैंप होंगे, तब आपको थोड़ा-सा टाइट रहना आपका शेड्यूल रहेगा। बाकी जब आप अपने कॉलेज में आप नॉर्मल पढ़ाई करोगे, तब आपकी परेड होंगी, उसमें उतना बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा। आप अपनी अलग से पढ़ाई भी करते रहिए, जो आप कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हो या जो जिस जिस भी तरह का कोर्स कर रहे हैं, आपको थोड़ा-थोड़ा वहाँ पर ट्रेनिंग भी होगी। उसके साथ-साथ में आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसको डेवलप करने का मौका मिलेगा, आपको अलग-अलग कैंप में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ पे आपको अपने विचार रखने का मौका मिलेगा, आपको एक गैदरिंग के सामने, पब्लिक के सामने बोलने का मौका मिलेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास डेवलप होगा, आपके अंदर सम्मान की भावना आएगी, आपको प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर घूमने का मौका मिलेगा, आप देश के अलग-अलग स्थानों पर जा सकते हो और एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, जिसमें आप बाहर की कंट्री में भी जा सकते हो, आपको मौका मिलता है, यदि आपके अंदर उस तरह के गुण हैं। तो ये सारे के सारे आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, किसके अंतर्गत? एनसीसी के अंतर्गत। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको आर्म फोर्सेस के बारे में ज्ञान मिलता है, यानी कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, उसके जो वेपन हथियार हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। आपको फायरिंग करने का मौका मिलेगा, आपको जो हमारी राइफल्स हैं, उनको क्लीनिंग करना, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना, उनसे कैसे फायरिंग की जाती है, बुलेट्स कैसी होती हैं, वो सभी को आपको देखने का मौका मिलेगा। तो ये सब आपको ज्ञान मिलेगा, जिससे कि आपकी अपने आप में आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे और आपको अच्छा लगेगा जब आप एनसीसी से बाहर हो जाएँगे। और ये मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कैंडिडेट आर्म फोर्सेस में या इंडियन नेवी, एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, वही इसको जॉइन करें, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंतर्गत आपको जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है, वो आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जो आपको कल अपने प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे, तो भी आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखाई देगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, आपके अंदर बोलना आएगा, आप सामने वाले को अपनी बात को समझा सकते हो, उसकी बात को समझ सकते हो, कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर होगा। तो कई तरह के बेनिफिट्स आपके होंगे, जो आपको इसके अंतर्गत मिलते हैं।
इसके साथ-साथ में हम जैसे जानते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ ये। तो वो चीज़ आपको एनसीसी सिखाती है। एनसीसी करने के बाद आप एक नॉर्मल कैंडिडेट से अलग महसूस करोगे, आपके अंदर एक अलग तरह के गुण होंगे। तो ये तो बात रहती है एक जनरल वे में कि क्या-क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब थोड़ा-सा मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं और सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक मैं आपको कैंप का और बता दूँ, जो एनसीसी के अंदर आपको अलग-अलग कैंप में करने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपको घूमने का अवसर मिलता है। वो माउंटेनिंग कैंप होते हैं, यानी कि पर्वतारोहण आपको करने को मिलेगा, ट्रैकिंग कैंप आपको मिलेंगे, स्काई डाइविंग कैंप आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम मिलेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मौका मिलेगा पूरे भारत के अंदर घूमने के लिए, और इसके अलावा आरडीसी कैंप होते हैं दिल्ली के अंतर्गत, आर्मी अटैचमेंट कैंप होते हैं, मिलिट्री अटैचमेंट कैंप होते हैं। तो ये सारे कैंप हैं, तमाम तरह के कैंप हैं, जिनके अंतर्गत आपको वो लाइफ जीने का मौका मिलेगा जो एक फौजी जीता है। यदि जो कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं, जो इसमें इच्छुक हैं, वो इन कैंप के अंतर्गत जा सकते हो। बाकी ये एक स्पेशल टाइप के कैंप होते हैं, इसमें सबको नहीं जाना होता, जो इच्छुक होते हैं वही जा सकते हैं, और जो मैंने बताया कि जो नॉर्मल कैंप होते हैं, जो यूनिट ऑर्गेनाइज़ कराती है, उसमें आप सभी को अटेंड करना होता है। एक कैंप सभी को अटेंड करना होता है। इसके साथ-साथ में अलग-अलग स्टेट में आप जाओगे, उनकी भाषा को सीखोगे, उनके त्योहारों को सीखोगे, अलग-अलग तरह की आपको भाषा जानने का मौका मिलेगा, उनके जो कल्चर है उसको जानने का मौका मिलता है। जैसे आप यूपी के रहने वाले हो, आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानोगे, आप तमिलनाडु के खाने के बारे में जानोगे, उनके डांस के बारे में जानोगे, उनके कल्चर के बारे में जानोगे, तो ये अलग से आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और जो हमारे बहुत सारे तमाम कॉलेज हैं, जब आप हायर स्टडीज़ में जाते हो, तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में एनसीसी के कैडेट को रिज़र्वेशन मिलता है। यानी उनको प्राथमिकता दी जाती है, आपको कुछ 2 या 4% की प्राथमिकता मिलती है। सभी यूनिवर्सिटीज़ का अलग-अलग है, जैसे बीएड का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें अलग से रिज़र्वेशन आपको मिलेगा, या कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हो, जैसे यू लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम देते हो, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पर भी एनसीसी बी या सी सर्टिफ़िकेट वाले को वरीयता दी जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ-साथ में जो एनसीसी के में अंदर कुछ स्कॉलरशिप भी आपको मिलती हैं, जैसे सारा स्कॉलरशिप है, सीएम गोल्ड मेडल अवार्ड है, या बेस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड है, जिसके अंदर अलग-अलग तरह की अमाउंट है। अगर आप कुछ स्पेशल कर रहे हो कैडेट से, दूसरे कैडेट से हट के, तो आपको कुछ फाइनेंशियल फॉर्म में भी अवार्ड दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं। इसके साथ-साथ में एनसीसी के जो सी सर्टिफ़िकेट वाले कैंडिडेट हैं, उनको एनडीए में, सीडीएस में और अलग-अलग तरह की डिफेंस परीक्षा में भी अलग से छूट दी जाती है। एनसीसी की सी सर्टिफ़िकेट की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसमें आपको सीधा एसएसबी देने का मौका मिलता है। और कुछ सिक्योरिटी एजेंसी जैसे रिलायंस है या टाटा है, ये सभी एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट वालों के लिए अलग से वैकेंसी निकालती हैं, यानी कि आप प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी अपना जॉब को स्टार्ट कर सकते हो, यदि आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफ़िकेट है तो। और जैसे अगर मार्क्स की बात कर लें, तो जो एनसीसी में एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी एनसीसी बी सर्टिफ़िकेट वालों को 6 मार्क्स का बेनिफिट है, ए वालों को अलग-अलग है। कुछ में 10 मार्क्स का भी है, कुछ में 5 मार्क्स का भी है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्ज़ाम। ये वेरी भी कर सकता है, बट लगभग सभी के अंदर कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलता है। पुलिस भर्ती में भी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भी एनसीसी सर्टिफ़िकेट वालों के लिए 5% परसेंट डिपेंडिंग अपॉन स्टेट। स्टेट का अलग-अलग है। यूपी में जैसे 5% हो गया या 5 मार्क्स हो गए, ऐसे ही बी वालों के लिए 3% है, 3 मार्क्स हो गए। तो ये बेनिफिट आपको दिए जाते हैं, जब आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में एग्ज़ाम अप्लाई करते हो, तो फॉर्म भरते हो। तो ये आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी, क्या-क्या हमें बेनिफिट हैं, और भी अगर आप जॉइन कर लेंगे, उनको फिर बाद में डिटेल भी बताई जाएगी इसकी पूरी-पूरी। अभी तो मैं जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं कि एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया में कैसे आपको एडमिशन लेना होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है हाइट क्राइटेरिया, लंबाई क्राइटेरिया, लेंथ आपकी है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ। तो हाइट और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो है, उसमें कुछ नहीं करते। सबसे पहले आपकी हाइट होगी, गर्ल्स और बॉयज़ की हाइट निर्धारित है, वो जो क्राइटेरिया में आ जाएंगे, वो इस भर्ती प्रक्रिया में पहले पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ और हाइट इस क्राइटेरिया में आएगी। दूसरा जो क्राइटेरिया इसके अंदर आएगा मुख्य रूप से, वो आपका लिखित परीक्षा होगी, और तीसरा आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू या टॉप प्रेजेंटेशन होगी, और चौथा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये चीजें आपकी हैं जो आपको ड्यूरिंग द भर्ती आपको फेस करनी है। पहले आपका हाइट मेजरमेंट, दूसरा आपका डेट ऑफ होगा, तीसरा आपका रिटन होगा, चौथा इंटरव्यू होगा, और पांचवा आपका फिजिकल ट्रेनिंग होगी। इनके आधार पर आपकी ट्रेनिंग की जाती है, आपका भर्ती की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट का क्राइटेरिया क्या है। तो हर साल जो आपकी एनसीसी की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो हाइट क्राइटेरिया के अंतर्गत कैडेट आते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी हाइट है, आप भर्ती के लिए आइए, यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको इन किया जाएगा, आगे प्रोसेस में लिया जाएगा। यदि आपकी हाइट में है, तो वहीं से अलग कर दिया जाएगा। तो आप आते हो अपने आप को चेक कराना, तो आप आइए, पार्टिसिपेट करिए भर्ती में, और देखिए आपकी हाइट कितनी है। उसके बाद लिखित परीक्षा जो आपकी होगी, उसके अंतर्गत अभी मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि लिखित परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस लिखित परीक्षा के डेमो के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, जो बच्चे पहली बार एनसीसी ले रहे हैं उनके लिए अलग पेपर होता है, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी एक बार बी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए अलग से एग्जाम होता है। तो यानी कि जो सी में एडमिशन लेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा में बी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका इंटरव्यू टॉपिक प्रेजेंटेशन है, इसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, वो एक कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आप अभी भी तैयार कर सकते हो कोई भी टॉपिक, उसके ऊपर आपको 2 मिनट या 3 मिनट बोलना है। यानी आप अपने आप को व्यू रखना है, अपना विचार रखना है उस टॉपिक के ऊपर, हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, वो लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। और तीसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होगी, जनरली रनिंग होती है, वैसे पुशअप्स वगैरह भी होती है क्रूज वगैरह में, हम लोग यहाँ पर रनिंग करवाएंगे केवल। रनिंग में आपका कोई फेल नहीं होगा, कोई पास नहीं होगा, केवल जो कैंडिडेट फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे, जैसे हम लोग बैच में रनिंग कराएंगे 10-10 कैंडिडेट की, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस, या 5-5 कैंडिडेट की, 6 कैंडिडेट की हम रनिंग कराएंगे। उनमें से जो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा उसको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, जो सेकंड पे आएगा उसको 1 मार्क्स कम हो जाएगा, और ऐसे करते जो
लास्ट क्वेश्चन पे आएगा उसको 4 या 5 मार्क्स मिलेंगे। फेल कोई नहीं होगा, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे लेकिन आपकी जो पोज़ीशन रहेगी रनिंग में उसके आधार पे आपको मार्क्स दिए जाएँगे। जैसे इंटरव्यू में भी होगा, जो बहुत अच्छा बोलेगा उसको 10 में से 10 भी मिल सकते हैं, 10 में से 9 भी मिल सकते हैं, जो थोड़ा खराब बोलेगा उसको 10 में से 4 या 5 मिलेंगे। और लास्ट में आपकी लिखित परीक्षा होगी, ये 40 मार्क्स से लगभग आपकी लिखित परीक्षा होगी और 4 लिखित हो गई, 10 का आपका इंटरव्यू होगा, 10 का आपका फिजिकल होगा। ये आपके बेसिक क्राइटेरिया होंगे जिनमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के मार्क्स ऊपर-नीचे भी किए जा सकते हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है 50 का या 60 का भी हो सकता है लिखित परीक्षा। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ लिखित परीक्षा कैसे होगी और इन सभी को जोड़ के लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और फिजिकल को जोड़ के जो आपकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पे हम लोगों को फाइनल सिलेक्शन करना है। यानी कि जो मेरिट में टॉप में होंगे, वो सिलेक्ट हो जाएँगे, जो नीचे होंगे वो बाहर हो जाएँगे। ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपको पेपर आएगा एग्ज़ाम के अंदर। एक मेरे पास डेमो है, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, 1 साल पहले हमने बनाया था। ज़रूरी नहीं कि यही पेपर आए, केवल मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम एनसीसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसा वो रिटन एग्ज़ाम देंगे। इस तरह का एग्ज़ाम होगा जैसे कोई 2 गैलेंट्री मेडल के नाम लिखिए, गैलेंट्री यानी कि बहादुरी के पुरस्कार के नाम लिखिए। इंसान की साँस लेने की गति 3 मिनट कितनी होती है? नवनीत कौर, रानी राजपाल इसके जुड़े हुए हैं। स्वाइन फ्लू से संबंधित हो सकता है, गेटवे ऑफ इंडिया हो सकता है, ताजमहल हो सकता है। किस धर्मगुरु को भारत में भ्रमण में शरण दी थी? तिब्बत के जो एक धर्मगुरु थे, उनको भारत ने शरण दी थी। वो कौन थे? उनका नाम पूछा आपका आपका यहाँ पे, और आपको आंसर भी इसी में करने होते हैं। नहीं नहीं करनी होती तो लिख दिया, उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। भारत में पहली मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी? कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? सूर्य पृथ्वी भी चंद्रमा कब आता है? इस तरह के तमाम एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो 10th या 12th लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो सभी बच्चे कर सकते हैं। इनमें लगभग 70 टू 80% के इनके आंसर आप कर सकते हैं यदि आप थोड़ा भी अवेयर हो जनरल नॉलेज के बारे में। जैसे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? वैज्ञानिक के रूप में शायद भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम लिखो, तो सब जानते हैं बैडमिंटन प्लेयर कौन है, आसानी से नाम लिख दोगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी इनकी कहाँ स्थित है? ऐसे जम्मू कश्मीर में आपकी ऑप्टिकल फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड सेवा किस कंपनी ने शुरू की थी, उसका नाम लिखना है। स्त्री शक्ति नामक विशेष महिला पुलिस गठन का गठन किस राज्य में किया गया है? ये आपके क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक वाले। उसके बाद आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको कोई एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। किस देश निम्न में से देश का नया कृषि मंत्री को नियुक्त किया गया है? इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, डिफेंस मिनिस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है या आपका होम मिनिस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे चुनाव हुए हैं तो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो कौन है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसी टाइप का आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे एड्स दिवस कब मनाया जाता है? डे से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हो सकता है। एयरफोर्स के या आर्मी के चीफ कौन है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ फिल इन ब्लैंक्स होंगे, कुछ आपके कंप्लीट नेम लिखने होंगे, सीडीएस का पूरा नाम लिखो, सीआरपीएफ का पूरा नाम लिखो, बीएसएफ का पूरा नाम लिखो। ये सभी आपको पता होने चाहिए। जनरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स में आप कर सकते हैं जैसे हार्दिक को कितने हिस्से में बांटा गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता था। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। सही गलत भी हो सकते हैं, जैसे स्विस बैंक अमेरिका में स्थित है, उत्तर प्रदेश के 70 जिले हैं, तो सही गलत यहीं पर आपको लिखना है और सभी आंसर आपको यहीं पर देने हैं। तो जो अभी मैंने आपको दिखाया ये आपका 40 मार्क्स का पेपर था। इसमें जो जो अब आप करेंगे, आप लिखने में जितना करेंगे, उसके आधार पर आपकी मेरिट को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो ये मैं आपको फिर से बता दूँ, जो बी का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके लिए ये नहीं होगा, उनके लिए थोड़ा अलग पेपर होगा। उसमें आपसे जो मिलिट्री के क्वेश्चन हैं, जैसे आपके राइफल से संबंधित हो गए, मैप रीडिंग से संबंधित हो गए, वो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपके जनरल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एनसीसी से संबंधित आ सकते हैं, कुछ आपकी बाउंड्री से संबंधित आ सकते हैं। थोड़ा अपने बी सर्टिफिकेट में जो आपने एग्ज़ाम में पढ़ा था लास्ट ईयर, वो भी आप देकर आएँगे, जो बी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन और जो 20 सीटें हमारे पास हैं इस बार की, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, लगभग हमारे पास 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों में हमारी जो 1/3 सीटें होती हैं, वो गर्ल्स के लिए फिक्स होती हैं, रिज़र्व होती हैं। यानी 3 या 4 इसमें गर्ल्स की सीटें फिक्स हैं। 16 या 17 जो सीटें होंगी, वो बॉयज़ के लिए होंगी। इसमें से जो सी वाले होंगे, जो पहले बी करके आए हैं, उनमें से 2 या 3 सीटें सी के लिए रिज़र्व होंगी और बाकी सीटें हमारी फ्रेश कैंडिडेट के लिए रिज़र्व होंगी। तो जो भी आपका अभी भी डाउट अगर रह गया, तो आप